देखिए आज आपका पढ़ेंगे उत्तर उत्तर मुगल काल। अब आपका ये जो मध्यकालीन भारत चल रहा था ना, ये अब जान लो कि कल परसों तक खत्म हो जाएगा। कल परसों तक खत्म मध्यकालीन भारत, ठीक ना। अब जान लो खत्म होने का बात है फिर उसके बाद सर मॉडर्न इंडिया। हाँ, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बाद फिर विश्व इतिहास खत्म, समझ गए। अब आज पढ़ेंगे हम वो वाला लोग सर कौन सा, आज टोपोग्राफी खत्म हो जाएगा, आज एक कल में टोपोग्राफी, फिर उसमें चलेगा जियोलॉजी, लास्ट में जियोग्राफी खत्म। हाँ, अब जान लो कोर्स लगभग खत्म होने के बाद चल रहा है। उत्तर मुगल सर जो एक सुबह में चला रहे थे वो कौन सा था? वही टोपोग्राफी तो टोपोग्राफी वो वाला सर अभी पूरा देखिए, देख लो, वीडियो सब भेजे एक एक क्रम से। लेकिन सारे उत्तर नजर आ सकते हैं ना। अब पढ़ाई में एकदम ध्यान दो, जुड़ जाओ एकदम, अब एकदम जुड़ जाइए पढ़ाई में। 1707 से 1857 तक उत्तर मुगल काल। अब तक मुगल काल पढ़ रहे थे, अब उत्तर मुगल काल। देखिए उत्तर मुगल काल में औरंगजेब के बाद से कोई ऐसा बहुत बहादुर और योग्य शासक नहीं रहा जो भारत में अपनी इतनी प्रभुत्ता बना सके। प्रभुत्व समझ गए। औरंगजेब मुगल काल में लास्ट का जो एक शासक है, औरंगजेब ही एक ऐसा था जो बहुत बड़े शासकों में माना जाता था, समझ गए। अच्छा सर, पूरी मुगल में सबसे अच्छा राजा कौन माना जाता है? सबसे अच्छा राजा अकबर माना जाता है, सबसे अच्छा राजा अकबर सबसे अच्छा राजा अकबर। देखिए मुगल काल की बात कर रहे हैं, मुगल काल में सबसे अच्छा राजा अकबर है। योग्यता की बात छोड़िए, मतलब अच्छे राजाओं में अकबर आता है सबसे अच्छे में। ध्यान से देखिए, तो औरंगजेब के मरने के बाद जब 1707 में औरंगजेब मरा, तो इसके मरने के बाद कोई इतना योग्य राजा नहीं कोई इतना प्रभावशाली राजा नहीं था। तब सब छोटे छोटे राजा हुए थे, जैसे बहादुर शाह। औरंगजेब का बेटा कौन था? बहादुर शाह, ये शासक बना। तो बहादुर शाह फिर बहुत इन लोगों को ना बहुत छोटा छोटा हिस्ट्री है, मतलब इन लोगों को काम ही बहुत बड़ा बड़ा नहीं किया जो बहुत बड़ी हिस्ट्री इनकी बनेगी। छोटे छोटे, जैसे औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब का जो बेटा था उसका नाम क्या था? बहादुर शाह। कल ये सब पढ़ाया, आज वीडियो अपलोड करते हैं, ये सब चल चुका है। बहादुर शाह आज में से रिवीजन करा रहे हैं। बहादुर शाह ये जो है, ये बहादुर शाह जो है, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम। इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, समझ गए। बहादुर शाह बताते हैं ये जब राजा बना था ना, ये बुढ़ा होने के बाद राजा बना था। बुढ़ा होने के बाद कब पता है? औरंगजेब डरवा कर दस राजा बना था, राजा बन ही नहीं पाया था बेचारा, बुढ़ा होने के बाद राजा बना। सोचो, तुम सोच सकते हो 63 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में राजा बन रहा है। इसका बेटा था सर, औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब से बहुत डरता था ये। अरे औरंगजेब का एक बेटा था अकबर सेकंड, उसकी आंखें में सरिये चोक दिए था, पता है कि नहीं? बताए थे, दोनों आंखें अंधा कर दिया था पकड़वा कर। ये 63 साल की उम्र में राजा बना था। औरंगजेब के बहुत सारे बेटे थे, कई बेटे थे, तो उनमें में से एक बहादुर शाह था। ये 63 साल की उम्र में राजा बना था, बुढ़ा होने के बाद राजा बन रहा है, सोचिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? बहादुर शाह पूरे मुगल काल का, अगर देखा जाए मुगल काल का ऐसा राजा जो बुढ़ा होने के बाद राजा बना, उसका नाम था बहादुर शाह, समझ गए। बहादुर शाह के बाद जो अगला राजा बना, इनकी कहानी खत्म। फिर इतने के बाद खास कुछ नहीं। बहादुर शाह के बाद अगला जो राजा बना, जहांदार शाह, तो जहांदार शाह, फिर ये राजा बना, ठीक। अगला शासक किया है था जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसको लंपट मूर्ख कहते हैं, लंपट मूर्ख कहा जाता है, समझ गए। दान बहुत ज्यादा देता था। इसका मतलब सर लंपट मूर्ख मतलब बहुत बड़ा मूर्ख था ये, समझ गए। लंपट मूर्ख कहते थे, ये दान बहुत ज्यादा देता था, दान, समझ गए। तो इसका भी शासनकाल बहुत समय तक नहीं चला। उसके बाद फिर एक और राजा बनने की कगार में था, फर्रुखसियर उसका नाम था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर एक था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर का एक दोस्त था जिसका नाम था सैयद बंधु। क्या नाम था? सैयद बंधु उसका नाम था।
इसी का दोस्त था। इसने सैयद बंदूक कहा यार कौन जुआ लगोते इनको मारना है जहां तक मार करके राजा पूरा प्रॉपरली राजा भी बन जाते हैं। तो क्या कि सैयद बंदूक क्या कि जहांगीर शाह को मार दिए जान से, इसका दोस्त ये इसको मार दी थी, क्या बन गया राजा बन गया। इसीलिए सैयद बंदूक को नृत्य निर्माता की उपाधि इसने दी है, इसको नृत्य निर्माता कहा जाता है। नृत्य इसका मतलब होता है नृत्य का मतलब होता है बच्चों राजा, नृत्य का मतलब राजा, राजा निर्माता मतलब बनाने वाला, राजा बनाने वाला सैयद बंदूक था। किसको? फर्रुखसियत को। ठीक, फर्रुखसियत को घृणित कायर कहा गया है। इसकी कोई बुक भी है ना सर? देखिए भाई समझ लीजिए बता दें। फर्रुखसियत को देखिए, फर्रुखसियत को घृणित कायर कहा गया, घृणित कायर, कायरता से इसकी हत्या करवा देते, इसको घृणित कायर कहा गया, समझ गए। उसके बाद फर्रुखसियत कई सारा काम किया था, जैसे लास्ट जाकर फर्रुखसियत को एक बीमारी पकड़ लेता, चेचक की। लास्ट में फर्रुखसियत को एक बीमारी पकड़ता, किसका? चेचक की। इसको चेचक की बीमारी हो जाती है, चेचक। जब फर्रुखसियत को चेचक की बीमारी हो जाती है, इसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, तो उस समय होता क्या है, उस समय एक अंग्रेज था, उसका नाम था हैमिल्टन। क्या नाम था? उस समय एक अंग्रेज था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो अंग्रेज था हैमिल्टन उसका नाम था, वह आया और फर्रुखसियत की चेचक की बीमारी को ठीक कर दिया। ठीक, फर्रुखसियत उससे इतना खुश हुआ, फर्रुखसियत ने कहा बताओ मांगो तुम हमसे क्या मतलब चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम मांगना चाहते हो, मांगो जो मांगोगे हम देंगे। तो हैमिल्टन ने कहा महाराज अगर आप खुश हैं, हैमिल्टन अंग्रेज था, अंग्रेज, अगर आप खुश हैं तो हमें जो है, हमें बंगाल के क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा जमीन दे दीजिए, हम बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस। तो पहला मुगल शासक ऐसा था जिसने लिखित अधिकार दिए, लिखित अधिकार दिया कि आप बंगाल के क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं। ये लोग मना करते हैं, ये सब मना किए थे, ये लिखित अधिकार दिया था अंग्रेज को कि आप बंगाल के क्षेत्र में बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, ये लिखित अधिकार दिया था। उसी लिखित अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब ये लिखित अधिकार दिया, लिखित अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। इसने लिखित अधिकार दिया, लिखित अधिकार पत्र को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा, समझ गए। कोई चीज अगर आप किसी को लिख कर दे देना कागज पर अपना हस्ताक्षर करके, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, समझ गए उस लैंग्वेज में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मैग्ना कार्टा, बहुत जगह आता है, जैसे आपका उसमें पॉलिटिक्स वगैरह मैग्ना कार्टा का यूज ज्यादा होगा, तो जानते ना। ठीक, लिखित अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा पहला मुगल शासक ऐसा था जिसने अंग्रेजों को लिखित अधिकार दिया कि आप बिजनेस व्यापार कर सकते हो। उसके बाद हुआ क्या, फर्रुखसियत के समय में, इसी के समय से धीरे धीरे इसकी मुगल काल का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखरने लगा था। महाराष्ट्र क्षेत्र जो शिवाजी वाला क्षेत्र था, वो फर्रुखसियत के समय ही अलग हो गया, मतलब इसके साम्राज्य से अलग हो गया, अलग होने मतलब स्वतंत्र हो गया। ठीक, तो अब देखिए अब दो शक्तियां उभरने लगी, एक तो अंग्रेज को जमीन दी है तो अंग्रेज धीरे उभरने लगे बिजनेस व्यापार करके, दूसरा महाराष्ट्र अलग हो गया तो महाराष्ट्र में शिवाजी के दल की तरफ के जो पेशवा हो गए वो लोग धीरे उभरने लगे, समझ गए, दो शक्ति उभरने लगे। मुगल काल धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, अब क्षीण हो रहा है मुगल काल, लास्ट तक जाते जाते खत्म हो जाएगा, समझ गए। अब अगला जो शासक आया चौथे नंबर पे, उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक, अच्छा देखो प्लेन दिख रहा है कि नहीं। चौथे नंबर पे जो शासक है इसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन किया है, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह, जानते रहे, रंगीला बादशाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक ना, अच्छे गजब रंगीन टाइप का था, ये केवल रंगीन इसका नाम था, रंगीन बादशाह। ये इतना डरपोक शासक था ना, क्या हुआ था बता रहे हैं इसके बारे में। इसे इसी समय से, मोहम्मद शाह के समय से
जैसे फर्रुखसियर के समय से मुगल काल का बिखराव होना शुरू हुआ, ठीक, मुगल काल धीरे धीरे बंटने लगा। मोहम्मद शाह के समय में बिखराव बहुत तेज हो गया। जैसे दक्षिण भारत का एक जगह है हैदराबाद, दक्षिण भारत में हैदराबाद, इसी समय हैदराबाद जो है मुगल काल मतलब मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया इसी समय, और इनके पास इतनी क्षमता नहीं कि उसको फिर अपने अंडर में कर सके, ठीक। तो इसी समय क्या हो गया, हैदराबाद मुगलों से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, हैदराबाद स्वतंत्र होने के बाद आप जानते हैं इधर अवध में होली खेले रघुवीरा, इस टाइप का आपने गाना सुना होगा लोग ना। तो अवध उस समय अवध जो है, अवध भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ली, किससे, मुगल के साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अवध को स्वतंत्र कराए थे शहादत खान। देखिए अवध को कौन स्वतंत्र कराए थे मुगलों से, शहादत खान स्वतंत्र कराए थे, ठीक। उसके बाद फिर एक क्षेत्र आता है बंगाल, क्या आता है, बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान, देखिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगलों से क्या कर लिया, स्वतंत्र करा दिया, समझ गए। अब देखिए कई क्षेत्र मुगलों से धीरे धीरे क्या होने लगा, स्वतंत्र होने लगा, अलग होने लगा, समझ गए। अब इनके पास इतनी क्षमता नहीं कि युद्ध करके उसको फिर कंट्रोल कर पाए, समझ गए कि नहीं, कितनी दिक्कतें हो रही है। अब देखिए यही है शक्ति घटने के बाद यही सब होता है, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसी का फायदा उठा करके देखो महाराष्ट्र क्षेत्र पहले से अलग हो गया, तो फर्रुखसियर के समय से महाराष्ट्र क्षेत्र के समय एक बहुत बड़े शासक हुए थे, उनका नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। महाराष्ट्र क्षेत्र के एक शासक था, मराठा साम्राज्य के शासक थे, जिसका क्या नाम था, मराठा शासक था, उसका नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ये उसका नाम था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ठीक, मराठा शासक था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। इसने क्या किया, मोहम्मद शाह पे अटैक किया, दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली के शासक थे ना, दिल्ली के शासक थे, तो इसने दिल्ली पे अटैक किया। कब किया पता है, 1737 में दिल्ली पर अटैक किया पेशवा बाजीराव फर्स्ट, मराठा साम्राज्य का, समझ गए। इसने अटैक किया दिल्ली पे। जब इसने दिल्ली पर अटैक किया, पता है नादिर शाह पे जब दिल्ली पर अटैक किया, इसने वहां से बहुत ज्यादा सोना चांदी धन दौलत बहुत लूटा, संपत्ति बहुत लूटा वहां से, और लूट करके मोहम्मद शाह पास इतनी हिम्मत नहीं कि युद्ध कर ले उससे, ये युद्ध नहीं किए, ये हाथ जोड़ दिए उससे, अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो फिर इसने क्या किया पता है, बाजीराव फर्स्ट ने कहा अच्छा ये बताओ, चलो दिल्ली का शासक तुमको ही बने रहने देते, तुम बने रहो, लेकिन तुम एक काम करो, तुम हमको सालीना तुम 50-60 करोड़ रुपये तुम हमको दो सालीना, हर साल, जैसे एक साल का 50-60 करोड़ रुपए तुम हमको दो हर साल, तो हम तुमको कुछ नहीं करें, मारेंगे नहीं तुमको, और बल्कि तुम हमको पैसा दोगे ना, तो अगर मान लो कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर तुम पर अटैक करता है ना, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो हम तुम्हारी सहायता करने के लिए आएंगे, समझ गए। सलीम का नाम ही शाहजहां, सलीम का नाम था शाहजहां, समझ गए। तो कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मोहम्मद शाह कहा अरे महाराज ये तो आप बहुत सही बात कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, हम आपको साल का 50-60 करोड़ उससे ज्यादा देंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी अगर हम पे अटैक किया तो आप हमारी सहायता करें। कहे हाँ बिल्कुल करेंगे तुम्हारी सहायता, तुम दो हमको पहले पैसा दो। तो जय देखिए किसका तो फिर क्या किया पता है, कहा कि हम तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे, कहा कि हम आपको 50-60 करोड़ से ज्यादा देंगे, लेकिन सहायता कीजिएगा, ठीक करेंगे। उसके बाद क्या हुआ पता है, पैसा ले लिया, धन संपत्ति लेकर गया। उसके बाद पता 1737 में अटैक किया था, खूब लूटा उठा। बस अगले 2 साल बाद 1739 में 1739 दूसरे साल 1739 में ईरान का एक शासक था, उसका नाम था नादिर शाह। ईरान का शासक था, उसका नाम था नादिर शाह। ये अटैक किया किस पर, दिल्ली पर, और मोहम्मद शाह को दौड़ा कर
खूब पिटान इनको पीट रहा था, इतना तहस नहस कर दिया पूरी तरीके दिल्ली में पूरा एकदम जानो बर्बाद कर दिया मोहम्मद शाह के जितने ये बनाए बनाए थे, समझ गए, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा एकदम बहुत लूटा था संपत्ति। और मोहम्मद साहब फिर उसके बाद ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्या कर पता है, खत लिख रहे, खत लिख करके भिजवाए किसके पास पता है, खत लिखकर भिजवाए महाराष्ट्र में इसके पास, पेशवा बाजीराव फर्स्ट पास। कहे अरे पेशवा बाजीराव तुम तो कहे थे तुम हमारी सहायता करोगे, अब आओ सहायता करने के लिए, कोई विदेशी आया आक्रमण करने। ये बाजीराव कह रहा है कि कुछ बोलवे नहीं किए, खत वैसे भिजवा दे, कुछ नहीं एक्शन कुछ नहीं देना, कुछ अपनी तरफ से कुछ लिखा, कुछ भी नहीं बोला, खत भिजवा दे जो भाग जाए। और इसको दौड़ा बहुत पीछे मोहम्मद साहब नादिर साहब उस पूरे दिल्ली का कब्जा कर लिया था, तहलका मचा दी नादिर साहब। अरे नादिर साहब बताते दिल्ली जैसे नादिर साहब जो दिल्ली में रुका नहीं, ये खूब लूटा धन संपत्ति। अरे ये बता दी इतना धन संपत्ति लूटा था ना, सोना चांदी। जब ये जा रहा था ना वापस अपने कंट्री, तो लोग कह रहे थे ना कि कुछ जो सोना चांदी लूटा था ना पूरे रास्तों पर छींटते हुए लेकर गया था, इतना ज्यादा लूट के गया था, पूरी रास्तों पर छींटते हुए ऐसे जा रहा था। ये हाल था, सोच लो, इतना ये पूरा बर्बाद कर दी लोगों को। उसके बाद हुआ क्या अरे ये क्या देखे बेचारा खत लिख रहा है, आओ इसको युद्ध करना चाहिए, खत लिखने चक्कर पड़ेगा, आराम तो जाओ खत लिखो, कहानी खत्म कर दी तुम्हारा। उसके बाद हुआ क्या, नादिर शाह देखिए उस समय नादिर शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली इसका नाम था। तो नादिर शाह ने क्या किया कि अब्दाली को पूरा अफगानिस्तान संभालने के लिए दे दिया। अब्दाली कहा कि अब्दाली तुम एक काम करो, तुम पूरे अफगानिस्तान को तुम संभालो, ठीक। जैसे नादिर शाह और भी जगह अटैक करेगा, युद्ध करेगा, तो इसने कहा कि अहमद शाह अब्दाली को इसने कहा, इसका नादिर शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इसने अब्दाली से कहा कि अब्दाली को जो है अफगानिस्तान पूरा अफगानिस्तान संभालने के लिए किसको दिया था, अब्दाली को, इसका सेनापति था, बहुत खास सेनापति था, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, ये बाजीराव फर्स्ट को रहा नहीं गया। बाजीराव फर्स्ट सोच रहे थे चलो इसका काम खत्म हुआ, ठीक, अब एक काम करते हैं, हम जो है उड़ीसा के कटक से अफगानिस्तान के अटक तक हम अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करेंगे, अपना खुद का साम्राज्य, समझ गए। उड़ीसा के कटक से अफगानिस्तान के अटक तक हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये कौन कर रहा था, बाजीराव फर्स्ट। अब ये क्या कि ये अपना साम्राज्य स्थापित करने के चक्कर पड़ गए। मराठा लोग जो है अब पूरा एकदम जो है बिंदास युद्ध करने लगे, जो है पूरी अपनी सेना मजबूत करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग जो है अफगानिस्तान की तरफ जो है मतलब कि अटैक करने लगे, अफगानिस्तान की तरफ धीरे धीरे रुख करने लगे, धीरे धीरे क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे, ठीक। तो ये इसकी पूरी सूचना मिली जो है इसकी पूरी सूचना मिली बच्चों अहमद शाह अब्दाली को। इसकी पूरी सूचना किसको मिली, अहमद शाह अब्दाली को। अब्दाली ने कहा कि मराठों की इतनी क्षमता हो गई कि वो जो है अफगानिस्तान की कटक तक, अफगानिस्तान के अटक तक, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र जिसका नाम अटक है, उड़ीसा का एक जगह है जिसका नाम कटक है, ठीक ना। तो उड़ीसा भारत में पड़ता है, अफगानिस्तान भारत से बाहर का पड़ता है, पूरा ये सोच कब्जा करेंगे। तो अब्दाली ने कहा इनकी इतनी हिम्मत है पूरा कब्जा करें, इनको अभी हम बताते हैं। तो उसके बाद अब्दाली ने क्या किया, अब्दाली ने जो है बच्चों अहमद शाह अब्दाली ने किया क्या, अहमद शाह जो अब्दाली था, इसने क्या किया 1761 में इसने हरियाणा के अपनी सेना लगाया, जिसे हरियाणा के पानीपत में इसने अपनी क्या किया, सेना लगा दिया, जिसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं पता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। 2 युद्ध आप पढ़ चुके हैं, तीसरा युद्ध जिसे पानीपत का कौन सा युद्ध कहते हैं, पानीपत का थर्ड युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया वो भी देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया, मराठों के बीच, ठीक। और जीता कौन था, अब्दाली जीत गया, मराठे हार गए।
कोई दिक्कत? तो आपने 2 युद्ध इसके पहले भी पढ़ा है, ध्यान समझिएगा, दोनों युद्ध को जिसे याद करेंगे थोड़ा समझ हो जाएगा क्या। देखिए ये कौन सा युद्ध था? 1761 का था, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में जीता को अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठे हार गए, समझ गए। अच्छा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ? कुछ डेट याद है किसी को? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध बाबर से। गुड, इतना तो कम पता है बाबर से। और सर उसमें सस्ता है। हाँ कुछ बताओ, दिमाग में थोड़ा रिवीजन। और देखो 1526, 1526 में बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, ये पानीपत का पहला युद्ध। ये पूछता है पेपर बहुत ज्यादा। देखिए पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पहला युद्ध, बाबर इब्राहिम लोदी बीच में, तो कौन जीता था? बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया था। बाबर क्या हुआ? जीता था, ठीक। फिर हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। 1556 में अकबर जब वही आ रहा था, जब अकबर वही 13 साल का था, इसके पिता का जब डेथ हो गया हुमायूं का, तो फिर वही बैरम खां, हुमायूं के बहुत खास सेनापति थे, तो हुमायूं ने पूरी जिम्मेदारी बैरम खां को दिया था कि मेरे बेटे की देखभाल करना, ठीक, इसका सेनापति बनकर, समझ गए। तो फिर वही बैरम खां अकबर को साथ में जो है लेकर के आ रहा था, किस तरफ? दिल्ली की तरफ, समझ गए। और उस समय दिल्ली जो है दिल्ली पर कब्जा, उस समय मतलब दिल्ली किसके अंडर में हो गया था? हेमू के अंडर में। हेमू एक शासक था, उसके अंडर में हो गया था, ठीक, और उसी तरफ आ रहा था, समझ गए। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ पानीपत का सेकेंड युद्ध। हालांकि अकबर उस समय युद्ध नहीं लड़ा था क्योंकि 13 साल का था, बैरम खां युद्ध लड़ा था, समझ गए। बताया था नहीं कि रास्ते में आते समय एक तरबी बेग नाम का एक कमांडर था उसका, तो ये आ रहा था, तो ये कह रहा था हमें युद्ध जीतना है। तो तरबी बेग ने कहा कि महाराज हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे, मारा तो उसका गर्दन वहीं कट गया था रास्ते में, समझ गए। कहा युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो हम लोग यहाँ से, मतलब कि कहने मतलब हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो वहां जाकर मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं, क्योंकि जमीन रहने के लिए कुछ बचा नहीं था, समझ गए। इसीलिए ये लोग गए